नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। 3 महीने की कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद फाइनली वो घड़ी आई है जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और एक खतरे की घंटी उनके ऊपर मंडराना स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात आज करेंगे HFCL यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नाम से जो कंपनी जानी जाती थी उसके बारे में, और उससे जुड़े कुछ की मेट्रिक्स जिनको डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और आज जो मार्केट में इस कंपनी के साथ में एक कमाल का ब्लड बाथ देखने का मौका मिला है सबको, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब पैनिक की स्थिति में आ गए हैं कि अच्छा खासा जो चल रहा था, एक मोमेंटम एक्सेलरेटेड था, एंड ऐसा क्या हो गया कि आज लगभग 9% ये शेयर नीचे आ गया। तो डेफिनेटली वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे थे एंड दैट टू एट हायर प्राइस, जिन्होंने ऑलमोस्ट 48, 49 या फॉर दैट मैटर 47, 46 पे भी जिन्होंने बाय किया था, अब वो डेफिनेटली अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उन्होंने जो चॉइस ली इसको बाय करने की या इसमें मेंटेन रहने की, वो ठीक थी या नहीं थी। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में खुल के दोस्तों। तो सबसे पहले तो जानते हैं आखिर एक कंपनी में बेसिकली चल क्या रहा है। सबसे पहले इसके रेवेन्यू की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसका जो रेवेन्यू मिक्स है वो 27% ये जो कमाते हैं अपना रेवेन्यू वो टेलीकॉम के प्रोडक्ट से आता है। अब उसमें आपका फाइबर केबल्स हो गए, जी-पॉन्स हो गए, बहुत सारे जितने भी तरीके की इक्विपमेंट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। बाकी का 73% मेजरली टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज से निकालते हैं। जो एक वरीसम बात है बेसिकली वो एक यहाँ पे निकल कर आ रही है कि इस कंपनी ने बोरोइंग्स बहुत उठाई हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर। लगभग 170 करोड़ की बोरोइंग में इजाफा हुआ है, वो जो कि ऑलमोस्ट 25.5%। अगर बात करूं दोस्तों यहाँ के आपके ओवरऑल रेवेन्यू के बेसिस पे, तो पिछले एक साल में इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है 15.2% से बढ़ा है। दैट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। इनका एबिटा परसेंटेज भी 13.5% से बढ़ा है इन द लास्ट 1 ईयर। मार्जिन भले इनका थोड़ा सा कम हुआ है 21 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.21% से इनका मार्जिन एबिटा का कम हुआ है। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी 3.8% की जंप देखी गई है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी पैट का जो मार्जिन है वहाँ भी थोड़ी सी ढिलाई आ गई है, जिसकी वजह से 61 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे इनको झटका पड़ा है। मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स के सामने जो डिविडेंड का रिकमेंडेशन रखा है वो 0.15 रुपीज़ का रखा है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹1। तो ये कोई खासा बहुत ज़्यादा नहीं है। EPS इस कंपनी का पिछले एक साल के अंदर अंदर 1.77 रुपीज़ से बढ़कर 1.86 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ भी एक मार्जिनल अपवर्ड मूवमेंट देखी गई है। जहाँ तक बात करूँ परचेजेस की और इन्वेंट्री की दोस्तों, तो इनका एक जगह पे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम काफ़ी कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुआ था इन्होंने बहुत सारा अपना पास स्टॉक अपनी इन्वेंट्री में लेके रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल इन्वेंट्री इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। फाइनेंस कॉस्ट में ड्यू टू हाई वॉल्यूम्स ऑफ बोरोइंग जो उन्होंने ली है उसकी वजह से देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंटल राइज इनटू द फाइनेंस कॉस्ट बाय मोर देन 50%। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से वो बढ़ गया है। सो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। अगर हम प्रोस की बात करें दोस्तों, तो इनके क्वार्टरली रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, एक अच्छा ग्रोथ देखा गया पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और इनका ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे भी थोड़ा बहुत मार्जिनल अच्छा मोमेंटम इसके पूरे प्रोजेक्ट्स में दिखा है। कॉन्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खामियाजे भी इनके साथ में आए हैं। तो इनकी जो ओवरऑल पहले तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा खासा नहीं है इस कंपनी में खुद की, और ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ प्लेज ऑन इट। वो सारे के शेयर्स मोस्टली काफ़ी अच्छा नंबर के साथ वो प्लेज्ड हैं। दूसरा, ये अपना जो डेट है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके मार्जिन्स लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं पिछले एक साल के मुकाबले। रिटर्न रेशोज भी पिछले एक साल में कम हुई हैं। डेट इक्विटी रेशो बाय डिफॉल्ट क्योंकि डेट बढ़ रहा है तो अब डेट इक्विटी रेशो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। इनका जो एसेट टर्नओवर रेशो वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि अब ये अपने एसेट्स को उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द सेल्स। साथ ही साथ जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ बोरोइंग वो भी अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो इनके ग्रोथ रेट्स हैं, ग्रोथ रेशोज हैं, चाहे हम सेल से कंसर्न CAGR की बात करें, चाहे हम प्रॉफिट से रिलेटेड, वो दोनों ही डेफिनेटली दे हैव गॉन फॉर अ टॉस इन द लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर। मैनेजमेंट एक जगह पे अच्छी है, सपोर्टिव है, और एक जगह पे मैनेजमेंट में जो की पर्सन है उन्होंने बोला है कि अगले साल के लिए भी इनके पास ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक तैयार है लगभग 6,875 करोड़ की। इनका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो फॉर दिस ईयर जो रहा था वो 4,423 करोड़ रहा था। तो एक जगह तो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली अच्छी हैं, नंबर्स भी थोड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बट बाकी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि चिंताजनक स्थिति में लेकर आ गए हैं, एंड एट द सेम टाइम प्राइस हैव गॉन रियली अप। इतना पिछले कई सालों में ये नंबर पे नहीं पहुंचे थे। 50 रुपये का आंकड़ा बहुत सालों के बाद आया था। ये लोग मेजरली पूरे इतने 10 सालों के अंदर भी ये जो रहे हैं वो 10 से 20 रुपये के बीच में ही रहे हैं। तो पिछले एक महीने में, 3 महीने में, फॉर दैट मैटर पिछले एक साल में भी जो उनके नंबर्स में बहुत एक्सपोनेंशियल राइज आया है वो काफ़ी ज़्यादा अब चिंताजनक हो गया है कि क्या ये डेफिनेटली उतना डिजर्व भी करते हैं इस पॉइंट पे या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों बात आती है सजेशन की। एज अ गुड इन्वेस्टर व्हाट वी शुड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये अभी भी फॉर्मली मानना है, इफ़ यू आर इन्वेस्टर और आपकी एक अप्रोच है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली यू शुड स्किप।
आपको इस स्टॉक में नहीं एंटर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं और एक मानते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल पाएँ, थोड़ा सा मेरे पास ऐसा कैपिटल है जिसमें मैं दाव लगा सकता हूँ बेसिकली, तो डेफिनेटली आप फिर इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं एज अ ट्रेडर अप्रोच। देयर इज सम सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि अभी ये जो डिक्लाइन आया इट माइट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 to 2 days एज वेल, बिकॉज द स्टॉक हैज रियली ग्रोन सो वेल इन द लास्ट 3 months, बहुत ज़्यादा अपसर्ज आ गया, तो डेफिनेटली करेक्शन आनी इसमें बनती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है एंड इन टर्न उसी की वजह से पैनिक की स्थिति हो गई है। कल अगर ये गिरना स्टार्ट होता है तो ऑल दोज पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू अ हायर पोजीशन इनटू दिस स्टॉक, वो डेफिनेटली वो पैनिक की स्थिति में आके बाय डिफॉल्ट वो सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे ही एट लॉसेस। तो शायद ये बाउंड है कि कल भी हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में एक इंसान जो कि इसके अंदर एंटर करना चाह रहा है उसको कब ये चीज़ करनी चाहिए कि इसमें एंट्री ली जाए, तो सम वॉट फॉर अबाउट 35-38 रुपीज़ तक अगर ये चला जाता है नीचे, तब आप फिर भी इसको बाय करके रख सकते हैं फॉर एडिशनल अपसाइड ऑफ लेट्स से 10 to 15%। 50 रुपये से ऊपर जाना इस टाइम पे और उसको सस्टेन करना लेवल, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है वो चीज़ अभी थोड़ा मुश्किल है टूटना, क्योंकि लोगों का इतना भरोसा नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खेलना है और इतना ही दाव लगाना है कि जितने पर रिस्क लिया जा सकता है, तो ये शेयर आपको अच्छे पैसे कमा के दे सकता है, बशर्ते आप उसे पोटली में डालो और दरिया में बहाने के हिसाब से पर्पस लेके भूल जाओ, तभी यहाँ पे आप तकरीबन 15 से 20% बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा ओपिनियन HFCL के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये ओपिनियन अगर आपको अच्छा लगा हो या इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो मुझे डेफिनेटली अपडेट कीजिएगा, मैं तुरंत से तुरंत उसका सॉल्यूशन लेके आपके पास हाजिर रहूँगा। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।